आफ्टरनून मैम, गुड बैठिए आफ्टरनून। बैठिए। अपने बारे में कुछ बताइए। नेम भी लेना है। हर चीज़ सब बताइए यहाँ पे। सर मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। मेरा स्कूलिंग मेरे गांव में ही SNR कॉलेज माउंट बेगूसराय से हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन सर LMU दरभंगा से। अच्छा, और कुछ बताइए अपने बारे में जिससे बोर्ड को सर, यह पता मेरा- चल सके कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। यस सर, मेरा हॉबी बच्चों को पढ़ाना है और मेरा ये जो ऐच्छिक विषय है, मेरा ऑनर्स जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स है और मेरा ऐच्छिक विषय पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। बता, घबरा रही हैं क्या? ऐच्छिक विषय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और ऑनर्स किस सब्जेक्ट से आपने किया है? सर मेरा ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी। ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? सर इकोनॉमिक्स एक व्यवस्था को डिनोट करता है जिसके अंतर्गत हम किसी देश या राष्ट्र के आय व्यय और उसके होने वाले उत्पादन की विवेचना करते हैं, उसका यूटिलाइज वो करते हैं। जबकि इकोनॉमी सिर्फ अर्थ को डिनोट करता है। वो अर्थ आउटी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है और देशी भी हो सकता है। अच्छा बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अभी क्या क्या समस्याएं हैं दिख रही हैं, और कुछ मेजर इश्यूज बताइए इकोनॉमी का। सर अगर समस्याओं को देखें अर्थव्यवस्था में तो दो तरह की समस्याएं हैं। एक परंपरागत रूप से जो चली आ रही है और एक तत्कालीन समय में कोरोना के कारण उत्पन्न हुई है। परंपरागत में देखें सर तो पहला है बेरोजगारी है जो काफ़ी लंबे समय से बढ़ती ही जा रही है समय के साथ साथ। सर फिर दूसरा है कि जनसंख्या के कारण उत्पादन पे, अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है सर। और अगर तत्कालीन में देखें तो कोरोना के कारण सर कोरोना के बचाव के लिए हमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी अर्थव्यवस्था, बहुत सारी जो उद्योगें हैं वो बंद हो गई हैं। तो उसके कारण और भी बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ साथ सर GDP पे क्या भी लगता गया है कि जो वर्तमान सरकार अभी है वो अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर काम कर रही है, या आपको लगता है कि इकोनॉमी पर सरकार का ध्यान बहुत बेहतर नहीं है? सर ऐसा कदापि नहीं कर सकते कि इकोनॉमी पे ध्यान कम है, क्योंकि कई ऐसे योजनाएं लाई गई हैं जो ये दिखा रही हैं कि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी विकसित की ओर जा रही है। और ये डाटा विभिन्न विदेशों द्वारा जो विश्व भर में जो डाटा रिलीज होती है, इस ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भी देखा गया कि हमारा प्रोग्रेस अच्छे से चल रहा है। तो इसलिए कहना गलत होगा कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही है। हाँ सर। अच्छा, डाटा जो है विदेशी डाटा के बारे में आपने बताया, विदेशी डाटा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी बेहतर है। यस। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी के शिकार हैं लोग, युवा वर्ग को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कैसे कहेंगे कि इकोनॉमी बेहतर है? पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। सिर्फ इन सभी कारणों के पीछे सिर्फ एक अर्थव्यवस्था का हाथ नहीं है। इनके अन्य कई कारणों हैं जो भुखमरी को और गरीबी को पूर्णतः मिटा नहीं पा रही है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। उसमें सर फर्स्ट है कि सर जनसंख्या की जो दर है वो अत्यधिक है। और सर दूसरा है कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौशल का कम ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कौशल का कम ध्यान था प्रारंभ में, जिसके कारण कुशल युवाओं की कमी थी। और सर इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं। उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं जो गरीबी बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त करने में संभव नहीं कर पा रही है। इसका मतलब आपका कहना है कि जो नेचुरल हजार्ड्स हैं उसके चलते बहुत सारी समस्याएँ हैं। सरकार का कहीं जिम्मेवारी नहीं है, चाहे वो रोजगार क्रिएट करना हो, चाहे बेहतर शिक्षा देना हो, चाहे कौशल विकास करना हो। सर सरकार जब सत्ता में आती है तो उसकी दायित्व तो बन ही जाती है कि राष्ट्र में जो समस्याएं हैं वर्तमान में मौजूद है उसको। अच्छा चीज़ बताइए कि मान लिया जाए कि आपको प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर लिया जाता है, तो अभी की सरकार को आप क्या क्या सलाह देंगी जिसके आधार पर
भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छे पायदान पर पहुंच जाए प्रैक्टिकली? पहला सलाह तो मैं ये देना चाहूँगी कि जो भी रोज़गार वर्तमान में रोज़गार की कमी जो आ रही है, वो जो भी रोज़गार उत्पन्न हो या रोज़गार के क्षेत्र में जो भी कदम हो, वो अत्यधिक रोज़गार सृजन करने वाले उद्योग होने चाहिए, जिसमें हम एमएसएमई को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुशल युवाओं के साथ साथ अकुशल युवाओं को भी रोज़गार प्रदान हो सकता है। तो दूसरी मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह तकनीक का बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तकनीक को हम अगर विषयवार रूप से या प्रशिक्षण के माध्यम से कम समय में ही अधिक लोगों को कुशल बना सकेंगे, तो इससे होगा क्या, रोजगार का सृजन होगा और अर्थव्यवस्था स्वयं ही बिल्ड हो जाएंगी। अच्छा, ठीक। आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, अभी पिछले दिनों भारत के पड़ोसी देशों में कुछ घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? ये सर, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही के कुछ महीनों में सरकार की गिर गई थी, वो अपना विश्वास मत खो दिए थे वहाँ के प्रधानमंत्री, और वहाँ के जो माननीय राष्ट्रपति हैं उन्होंने उन्हें पुनः विश्वास मत लाने की बात कही थी, बट वो दोबारा संसद में फेल हो गए। उसके बाद नए सरकार का गठन। अभी लेटेस्ट वहाँ पे घटना चक्र क्या चल रहा है नेपाल में? सर लेटेस्ट अभी नए प्रधानमंत्री ने अपना शपथ ग्रहण किया है, और वर्तमान में तो सर क्या नाम है उनका? एग्जैक्ट याद नहीं है, अनुमान कर सकते हैं सर। दुआब सर कुछ नाम है आगे, उनका टाइटल दुआबा है। देउबा। अच्छा, उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत और नेपाल संबंधों में क्या कुछ होने की आप संभावनाएं देखते हैं? सर अगर नई सरकारें जब भी कहीं किसी राष्ट्र में नई सरकारें बनती हैं तो डिपेंड उनके दृष्टिकोण पे पड़ता है। अभी हाल ही के महीनों में जो बने हैं नए प्रधानमंत्री, उनका दृष्टिकोण भारत के प्रति शुरू से प्रारंभ से ही काफ़ी सॉफ्ट रहा है, और वो प्रारंभ से ही सत्ता में आने से पूर्व भी वह भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने के समर्थक रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वो सत्ता में आएंगी तो भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो जाएंगे। अफगानिस्तान में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ? सर अफगानिस्तान में एग्जैक्ट ईस्वी याद नहीं है सर, बट अफगानिस्तान में सर शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिका के बहुत सारे सैनिक को डिप्यूट किया गया था वहाँ शांति स्थापित करने के आधार पे। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी बने हैं, उन्होंने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को वापस ले लिया है। और इसके अलावा भी सर अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन, सर आतंकवादी तो नहीं कर सकते सॉरी सर, कि उग्रवादी संगठन जो है वो चरमोत्कर्ष पे हैं, जिन्हें तालिबान कहा जाता है, तो उनके द्वारा और अफगानिस्तान के जो स्थानीय सरकार है उनके बीच काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए। इन सारी प्रगति से भारत अफगानिस्तान संबंध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रारंभ से ही भारत अफगानिस्तान में काफ़ी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी डिस्प्यूट वहाँ पे रहा है, और ये भारत उसमें मदद भी की है, जैसे संसद वहाँ स्थापित करने में, विभिन्न विद्यालय स्थापित करने में। बट सर तालिबान जो सरकारें हैं, जो तालिबान वहाँ के आतंकवादी हैं, वो भारत के हमेशा खिलाफ रहे हैं। तो अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर तालिबान अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर लेती है अफगानिस्तान में, तो भारत के साथ उनके बेहतर संबंध ऐसी स्थिति में भारत सरकार को अभी अफगानिस्तान में क्या करना चाहिए? सर वहाँ सलाह दीजिए। सर अभी हाल ही दिनों में वहाँ SCO की बैठक चल रही है, जो विश्व की शांति स्थापित करने तथा अफगानिस्तान जिनका मेंबर भी है, तो उसमें से भारत को बेहतर रूप से अपना वक्तव्य रखना चाहिए, क्योंकि सर अगर हमारे पड़ोसी देश में अशांति उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव भारत तालिबान से निपटने के लिए भारत अपने सैनिकों को वहाँ भेज दे तो शांति स्थापना करने में मदद कर सकता है। सर तालिबान वहाँ के स्थानीय लोगों का भी संगठन है,
सर तो ये कहना कदापि नहीं है कि वो आतंकवादी भी हो सकते हैं, वो उनमें उनकी अपनी देशभक्ति भी होगी। तो किसी अन्य राष्ट्र में अपने सैनिक को प्रवेश करवाकर सर गृह युद्ध की समस्याएं उत्पन्न हो सकती ये हैं। आतंकवादी और उग्रवादी शब्द आप बार बार रिपीट करें, आतंकवाद और उग्रवाद में अंतर क्या होता है? सर आतंकवाद जो होता है वो वैश्विक समस्याओं से उत्पन्न होता है, जो वैश्विक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, जबकि उग्रवाद किसी क्षेत्र विशेष, किसी राष्ट्र विशेष में पाए जाते हैं, जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजद्रोह कानून पे कुछ टिप्पणियाँ हैं, तो आप बताएंगे कि वो क्या टिप्पणियाँ हैं, ऐसा क्यों टिप्पणी किया गया, कुछ उस पर प्रकाश डालिए। सारी मुझे जानकारी नहीं है। आपने जनसंख्या के बारे में चर्चा किया, माल्थस का कुछ अपना सिद्धांत है जनसंख्या के संदर्भ में, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, क्या सिद्धांत है माल्थस का? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। यूपी सरकार ने जो है जनसंख्या संबंधी कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, जानती हैं उसके बारे में? यस सर, अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई गई है। उसके तहत ये माननीय योगी वहाँ के मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जनसंख्या नियंत्रण करता है तो उन्हें विशेष अधिकार दिया जाएगा, एज लाइक जैसे पंचायती राज हैं या नगर पालिका है, तो उनमें अगर कोई व्यक्ति के दो से कम बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, 2 से अधिक बच्चे वाले को कम अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि ये सही होगा? सर जनसंख्या नियंत्रण का समाधान देखें तो यह एक सामाजिक मुद्दा है सर। तो सामाजिक मुद्दे में कानून एक तरह से सर, कानून अगर हम किसी राष्ट्र में लाते हैं या किसी राज्य में लाते हैं तो बलपूर्वक नियंत्रण करना हो गया सर। और ये विवाद जो है एक नीति लाकर समाप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जिनके बच्चे अभी सर 25-40 पार कर चुके होंगे, उनको अगर इनके साथ अगर ऐसी तरह के नियम लागू कर देते हैं तो वो तो अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्हें वो चाइना में भी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के संबंध से बहुत ही कड़ा स्ट्रिक्ट, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर चुका है, इसके कारण जो है वो हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तरक्की का पैमाना सिर्फ जनसंख्या नहीं हो सकता सर। और रही बात कि चीन अगर इस तरह का कर रहा है और फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तो सर वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, दोनों देशों की शासन व्यवस्थाएं अलग है। भारत में जहाँ लोकतंत्र है वहीं पे सर चीन में सरकार केंद्रित शासन है, जिसमें कम्युनिस्ट जो हैं कम्युनिस्ट सरकार की शासन है, जो सर सेल्फ केंद्रित ही होती है। उनमें अगर सरकार का जो वक्तव्य होता है उसको स्ट्रिक्टली पालन करना होता है। तो सर ऐसे में अगर भारत में ऐसा कर दिया जाए तो सर तानाशाह उत्पन्न हो सकता है। यहाँ तो किया गया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनको लगा कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से डेवलप नहीं हो पाएंगे, और उसको स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया था, बहुत हद तक उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अगर ये ऐसा हो सर, एग्जैक्ट मुझे बिहार में जो भी समस्या है, बाढ़ की समस्या है और एक तरफ सूखे की समस्या है, तो आपकी नज़र में जो है कैसे दोनों समस्याओं से समाधान पाया जा सकता है? सर बाढ़ की और सूखे की समस्याएं सर, इसके पीछे कई कारण भी हैं। अगर समाधान को देखा जाए तो तत्कालीन समाधान सर नदी जोड़ो परियोजना हो सकती है, और इनके अलावा सर अगर दीर्घकालीन समाधान की ओर ले चले तो हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए सर। सेकेंड होगा कि नदी का जो अपक्षय है
नदी का जो तल है उसकी गहराई को बढ़ाना होगा, क्योंकि सर मौसमी जब वर्ष भर बारिश होती है तो मौसम के टाइम में होता क्या है कि मिट्टी का जो अपरदन होता है उसके तल में जमे हो जाते हैं, तो नदी की जो क्षमता आती है जल संग्रह करने की वो समाप्त हो जाती है और जो बाढ़ की समस्याओं को उत्पन्न कर देती है। अभी बिहार सरकार का दावा है कि नल जल योजना के माध्यम से 90% से अधिक घरों में जो है पानी पहुंच चुका है। यस। आपको क्या लगता है कि वहाँ पानी पहुंच चुके? कभी आपने अनुभव किया अपने आसपास या जहाँ आपका घर है या आप जहाँ रहती हैं वहाँ लगता है कि नल जल योजना की पानी पहुंच गई? यस सर, मेरे आसपास के कई क्षेत्रों में नल की सुविधाएं मौजूद हैं जो सरकार द्वारा लगाई गई थी। और सर कुछ ऐसे अभी वर्तमान में कुछ ऐसे भी इलाके बचे हुए हैं जो ऊंचाई स्थान पे हैं और बाढ़ की समस्या हो जाने के कारण वो पूर्णतः नल की जल जो परियोजना है पूर्णतः सफल नहीं हुई है। अगर सरकार की यह दावा है कि वो 90% कर चुकी है तो ये मैं भी मानती हूँ कि ये 90% हो चुका है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ या तो कोरोना के कारण लोगों की मौजूदगी वहाँ नहीं हो पाई है और दूसरा है सर बाढ़ के कारण लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन कुछ महीनों में ये हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप बोले कि आपका हॉबी जो है पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। तो कितने बच्चों को पढ़ाती है? तो बताइए कि पढ़ाने के साथ साथ और उनको क्या शिक्षा देती है? मैम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं उसे मोटिवेट भी करती हूँ कि कहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस में अनुभव में क्या क्या गलतियाँ की और उस गलतियों से आपको क्या सीखना चाहिए और आप आगे फ्यूचर में आप वो गलती ना दोहराएं और आपको सफलता शीघ्र प्राप्त हो जाए। अच्छा, आजकल बहुत चर्चा में चाइल्ड अब्यूजिंग करके आता है, तो आप उसके बारे में क्या पढ़ाते हैं? चाइल्ड अब्यूजिंग मैम उसके बारे में पहले तो लोगों की पहचान, अभी अधिकांशतः जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो परिचित अपने परिवारजन जो परिचित लोग हैं उनमें ज़्यादातर देखने होगी। परिघटना ज़्यादातर उनके द्वारा शिकार की जाती है, तो मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि उन्हें मतलब किस तरह का अगर टच हो या किसी तरह की भावनाएं अगर उन्हें लग रही है कि हाँ इस टाइप की भावना से कोई उन्हें छू रहा है या बात कर रहा है, तो आप अपने परिवारजन में अपने माता पिता को क्लियरली बोलें या आप अपने दोस्तों से क्लियरली इस पे बात करें। अच्छा, अभी कोरोना काल में घरेलू हिंसा मामला काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो क्या आप इसको कैसे मानते हैं कि क्यों हुआ है? मैम इसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला है कि सर मैम लॉकडाउन लग जाने के कारण बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो रोजगार हो गए, बेरोजगार विहीन हो गए हैं। ऐसे में उनके साथ आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है और जब आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है तो मानसिक रूप से भी अवसाद में डालती है और ये महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है कि जब कोई व्यक्ति या महिलाएं या कोई मानव एक साथ काफ़ी लंबे समय से हो रहा हो तो उनमें आपस में थोड़ी बहुत मतभेद होती ही, और जब लंबा समय रहे तो मतभेद कभी कभी हिंसक रूप ले लेती हैं। तो ये घटनाएं रियल में अगर देखा जाए तो बहुत निंदनीय है, क्योंकि यह कोरोना काल सिर्फ महिलाओं या पुरुषों के लिए ही नहीं पूरी मानव जाति के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है। ऐसे में खुशहाल रह के मिल बैठ के समाधान करना चाहिए, न कि घरेलू हिंसा। अच्छा, आप एक महिला हैं, तो बताइए बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण में कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और आपको उनमें कौन सी सबसे अच्छी योजना है? मैम अभी बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 और 2 दोनों सेशन लाए गए हैं। 1 जो 2015 से 20 चला था और सर मैम सेकेंड जो है 2020 से 25 लाया गया। दोनों में महिला सशक्तिकरण को विशेष ध्यान में रखा गया है कि पहला 7 निश्चय में फर्स्ट है आपका है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया जो क्षैतिज आरक्षण है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का। मैम और दूसरा है 7 निश्चय 2 में महिला सशक्तिकरण की महत्वता को देखते हुए 7 निश्चय 2 में भी जगह दिया गया। उसके तहत सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत दिया गया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण भी प्रदान किए जा रहे हैं और साथ में रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सरकारी विभागों और पंचायत के स्तर पे भी आरक्षण का प्रावधान किया गया।
जो काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, ये प्रश्न ये है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और आपको कौन सी योजना अच्छी लगती है? दोनों योजनाएं काफ़ी बेहतर हैं और बेहतर रूप से क्रियान्वित और भी कोई हुई हैं। योजना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? बहुत सारी योजनाएं हैं। ये महिला- overall हो गया, ये तो सात निश्चय मतलब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 स्पेसिफिक कोई यस सर, बालिका सुकन्या योजना के तहत बालिकाओं को विशेष मतलब छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं और इसके अलावा भी उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए उनके पोषण के ध्यान में रखते हुए उनके जन्म के समय ही काफ़ी जीविका के बारे में भी जानती ये है? है कन्या उत्थान योजना। जीविका के बारे में कुछ जानती हैं? एग्जैक्टली। अच्छा जी, बताइए कि बिहार से कुछ लीडर हैं और वो पहले प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करते थे और अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे दो नाम बताइए। अच्छा, अगर आप भी प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाती हैं यस और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, यस जाहिर राजनीति से आपकी रुचि भी रही होगी, यस। तो अगर मौका मिलता है तो आप विधानसभा या लोकसभा या मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेंगी? सर, मैं पहले पदाधिकारी के तौर पे एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी, समाज के उन सभी पहलुओं को देखना चाहूँगी जो समस्याओं से घिरी है और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का आने के बावजूद वो लाभान्वित नहीं हो पाई हैं। अगर मुझे लगेगा कि मैं इस पद पर रह के ही सारे कार्य को संपन्न कर पा रही हूँ तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। अगर मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा भी मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ उस पद पर जाकर, तो मैं जाना चाहूँगी। ये तो थोड़ा वाइड रेंज मिल जाएगा ना पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के बाद, तो पूरे आप सर, मेरा मुख्य उद्देश्य होगा समाज के उत्थान का। सर, अगर मैं पदाधिकारी होते हुए भी पदाधिकारी के पद पे ही समाज के उत्थान का कार्य कर सकूंगी तो मैं पूर्णतः सर उसी के प्रति डेडिकेट होकर कार्य करूँगी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों को पढ़ाती हैं, उसमें आप बताती हैं कि मैंने जो गलतियाँ की उन गलतियों से मैंने जो सीखा बच्चों को बताती हूँ। यस सर। कुछ अपने जीवन की 5 गलतियों को आप बता सकती हैं, क्या क्या गलतियाँ की और दूसरों को बताना चाहेंगी आप? यस सर, मैं जब 10th तक की पढ़ाई की उसमें मेरा डेडिकेशन मेरे अनुमान का बहुत कम रहा और जिसका परिणाम अच्छा रिजल्ट ना आना हुआ। और मैं चाहूँगी कि बच्चे को अगर बेसिक नॉलेज पहले दूसरी गलती हुई सर कि मैं अपने ही सब्जेक्ट में पूरी तरह डेडिकेट नहीं रह पाई, क्योंकि मैंने जो तीसरी गलती बताइए। तीसरी गलती है सर कि मैं कोई डिसिप्लिन से अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाती। चौथी सर कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि किसी एक असफलताओं के बाद मैं इरिटेट हो जाती हूँ। लास्ट सर इमोशनल होना, किसी चीज़ के प्रति कुछ ज़्यादा ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं वो इतने इमोशनल से अटैच हो किसी से। सारी जो आपने बताया अभी वो कमियाँ बताई हैं, तो अभी भी होगा आपके अंदर? नहीं सर, इसलिए इन सभी गलतियों पे मैंने काफ़ी मेहनत किया और कुछ सुधार आई है और ये हो सकता है कि ये गलतियाँ अभी थोड़ी मात्रा में मेरे में मौजूद हैं। आपकी हॉबी जब टीचिंग है तो आपने टीचिंग फील्ड में क्यों नहीं प्रयास किया? वहाँ आप B.Ed कर सकती हैं, M.Ed कर सकती हैं, लेक्चरशिप में जा सकती हैं, काफ़ी रॉयल सर्विस है, वहाँ जा सकती थी। सिविल सेवा सर बहुत सारे कार्य करने का मार्गदर्शन देती है और सर अगर मैं लेक्चरर बनती हूँ तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ अपना दायित्व निभा पाऊँगी। अगर मैं सिविल सेवा में आती हूँ तो सर विभिन्न क्षेत्रों में मैं कुछ कर पाऊँगी और समाज के हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क में आ सकूँगी, इसलिए मैंने सिविल सेवा। ओके, थैंक यू। आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम।